बिहार के नतीजे 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल आ चुके हैं और मतदान के बाद एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। औसतन जो ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एनडीए की तरफ दिखा रहे हैं कि एनडीए 145 से लेकर 170 के बीच में सीटें हासिल करेगी। महागठबंधन 73 से लेकर 90 के बीच में है। और औसत अगर सबका एग्जिट पोल का आंकड़ा अगर लिया जाए तो करीब करीब 160 सीटें जो है एनडीए के पक्ष में आएंगी और 80 के करीब सीटें जो है महागठबंधन को मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल में। कुछ एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जिसमें 184 और 186 ऐसी सीटें दी गई हैं। प्रजा पोल है और पोल डायरी, इन्होंने एनडीए को 186 184 सीट दी है। क्या ये पोल वैसा ही होगा या फिर जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी कहा गया था कि क्लियर कट आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके अलावा हरियाणा के चुनाव में भी जो एग्जिट पोल थे वैसे नतीजे नहीं आए। तो क्या ये वैसे ही नतीजे आएंगे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जिस पे हम चर्चा करेंगे कि क्या जनसुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी वहां कुछ कमाल नहीं कर पाई। इसी पर बात करने के मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव मौजूद है। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सर एग्जिट पोल को अगर देखें तो एकदम क्लियर कट है, या तो बीजेपी या तो महागठबंधन। महागठबंधन को तो बहुत कम सीटें दी हैं। तीसरा कोई फैक्टर ही नहीं है सर इसमें, ना जन स्वराज ना आम आदमी पार्टी। देखिए प्रफुल्ल, बातचीत शुरू करें। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। एग्जिट पोल पर अगर हम बात शुरू करें कि क्या वो दिखा रहे हैं, क्या हम्म। उनके संकेत हैं, उन पर चर्चा करने से पहले मैं अपनी व्यक्तिगत राय जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे ये एग्जिट पोल जरा भी उत्साहित या ये नहीं करते कि ये रिजल्ट के कहीं आसपास हो सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से एग्जिट पोल्स ने विश्वास तोड़ा है, हम चाहे हम्म। पिछले कुछ चुनावों की बात करें, अभी हाल ही में हरियाणा का, महाराष्ट्र हरियाणा। का, तमाम चीजें हम देखें, या फिर बिहार की अगर हम पिछले 3 चुनाव का, पिछले 2 चुनाव का तो मेरे याद में बिल्कुल अच्छा है। 2015 के चुनाव में मैं पटना में था। जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे और बीजेपी के दफ्तर में लड्डू बट गए थे, उसके हम्म। बाद वहां पर क्या हुआ था सबने सबने सबको मालूम है। जब सुबह पोस्टल बैलेट आए थे। अब दूसरा 2020 का चुनाव, वहां पर भी 2020 में भी एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे। तो मुझे एग्जिट पोल पर थोड़ा विश्वास कम होता है, लेकिन हम जो पत्रकार और जो जनता भी क्योंकि जानना चाहती है अब एग्जिट पोल, जो चुनाव होने, मतदान खत्म होने और नतीजा आने के बीच में जो समय मिलता है ना, तो इसमें क्या किया जाए, तो एग्जिट पोल एक बात आ जाती है जिस पर आप चर्चाएं कर सकते हैं। तो एग्जिट पोल में अभी, क्योंकि आपने दो पार्टियों का कहा कि जनसुराज और आम आदमी पार्टी, देखिए हमारी आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी आपके चैनल पर, तो आम हम्म। आदमी पार्टी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि वो पार्टी उतनी शिद्दत के साथ, उसके पास संसाधन नहीं है, वो छोटी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी वो भले ही हो गई, लेकिन संसाधन के मामले में और देशव्यापी अभी पहचान बनाने में समय लगेगा। तो कोशिश उन्होंने की, और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी जरूरी चीज होती है, अगर आप अपने कैडर को चुनावी अखाड़े में नहीं उतारेंगे तो उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो कई बार आपको स्टेट यूनिट की मांग पर चुनाव लड़ना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, कि केवल एक आदमी, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने रोड शो वगैरह कुछ कैंडिडेट्स के लिए किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल या तमाम बाकी लोग नहीं गए। अरविंद केजरीवाल तरन तारण के उपचुनाव में गए, वहां पर रोड शो भी किया, क्योंकि हम्म। वो उनको, उनके लिए गढ़ जीतना है। बहुत जरूरी है। सरकार उनकी है, अगर वो वहां पर उपचुनाव हार गए तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इससे सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि अगले साल इलेक्शन होना है, 27 में वहां पर इलेक्शन है, तो परसेप्शन का एक खेल होता है। और रही बात जन सुराज की, प्रफुल्ल, मैं अभी भी एग्जिट पोल से ये तो सहमत हो सकता हूं कि जन सुराज को सीटें ना मिले, लेकिन मैं ये सहमत नहीं हो सकता कि जन सुराज का कोई आधार ना बचे वहां पर, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें, मुझे अभी भी लगता है कि वो 2 3 4 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। और उनका जो, वो दूसरे का खेल ज्यादा बिगाड़ेंगे। हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन वो खेल जरूर बिगाड़ेंगे। आप एक और चीज पर ध्यान रखिए कि जब ओपिनियन पोल आ रहे थे, उस समय जनसुराज को बड़ी ताकत दिखाया जा रहा था, हम्म। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए तो उसमें खत्म कर दिया गया। अब समझिए कि ओपिनियन पोल के टाइम पे जनसुराज की महत्ता थी, कि अगर उन्हें हम्म। इमरजेंसी दिखाया जाएगा तो किसे फायदा होगा, ये सब चीजें भी हम्म। कैलकुलेटेड होती है। तो बाद में चुनाव के बीच में समझ में आया कि जनसुराज अगर
इसी तरीके से उसे दिखाया जाता रहा, लोगों के बीच चर्चा होती रही, तो वो नुकसान कहाँ होगा ये भी साफ दिखाई देने लगा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनसुराज हो सकता है कि कोई सरकार बनाने में या सरकार में उसकी कोई भूमिका ना हो, लेकिन वो कई सीटों पर, क्योंकि बिहार में 38 से 40 सीटें अभी भी ऐसी हैं जो बहुत क्लोज रहेंगी। तो लेकिन क्लोज आपको सीट। लगता है कि क्या आपको लगता है कि जनसुराज वैसा कमाल ना कर पाए, लेकिन जो नुकसान पहुंचाएगी वो किसको पहुंचाएगी आपके हिसाब से? एनडीए में बीजेपी को पहुंचाएगी, जेडीयू को पहुंचाएगी, या महागठबंधन में आरजेडी को? देखिए वो सीट बाय सीट है प्रफुल्ल, कई हाँ। जगह वो कुछ जगह आरजेडी को भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोटा मोटा एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप समझिए कि जो जनसुराज के साथ प्रभावित हो रहे, बिहार की राजनीति आप ये समझिए कि जाति एक सच्चाई है वहां पर, और उसके वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो हम्म। लोग जनसुराज के साथ जुड़े, उससे प्रभावित हुए, उसमें युवा वर्ग बड़ी संख्या में है, उसमें वो लोग हैं जो बदलना चाहते हैं कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसको थोड़ा बदला जाए। तो उसमें युवा ज्यादा है, पढ़े लिखे ज्यादा है, शहरी आबादी ज्यादा है, ये सब परंपरागत रूप से एनडीए के वोटर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो 60% अगर नुकसान एनडीए को करेगी, तो महागठबंधन को उसका छोटा पार्ट रहेगा, 30-40% जगह वो महागठबंधन को भी नुकसान करेगी, लेकिन वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट थोड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये जो कहा जा रहा था अब तक की चुनाव के दौरान भी कि जो जनसुराज है या आम आदमी पार्टी या एमआईएम जो है वो वोट कटवाई साबित होंगी पूरे इलेक्शन में। चुनाव सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। देखिए बिल्कुल वहां पर दो दो टू पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन दो हम्म। गठबंधन का सिस्टम है वहां पे, या तो हाँ। ये गठबंधन या ये गठबंधन। एमआईएम के पिछली बार कामयाब होने के पीछे ना प्रफुल्ल एक दो कारण थे। एमआईएम वहां पर एक तो सिर्फ मुस्लिम आबादी के लिए एमआईएम का नया एक वो था कि वहां से पहुंचे ओवैसी साहब, उन्होंने अपना जलवा दिखाया, बहुत प्रभावित उनसे हुए। दूसरा, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा वो भी उनके साथ थे। तो इस हाँ। चुनाव में ओवैसी अपने आप गए, और ये चुनाव पिछले चुनाव से इसलिए अलग है कि अब मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन किसी तरह की नहीं है। उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने अपने वोट को बांटा या वोट में किसी तरह की टूटन हुई तो उसका फायदा किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार ओवैसी साहब उस तरह की भी कामयाबी पा पाएंगे। हालांकि उनकी पिछली बार जो 5 विधायक जीते थे उसमें से उनके हिमाचल में सीट आई थी। केवल प्रदेश अध्यक्ष बचे थे, बाकी सब तो आरजेडी का हिस्सा बन गए थे, और उनमें से कुछ शायद इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। तो ओवैसी साहब इस बार पिछली बार जैसी कामयाबी पा पाएंगे, मुझे इसमें भारी संदेह है। तो आपको क्या लगता है सर, जो अदर्स का फैक्टर है, आपने एग्जिट पोल देखे होंगे तो जब जगह पे एनडीए को इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें, अदर्स वाले कॉलम में जब जाते हैं तो 0 से 7 या बहुत ज्यादा हुआ तो 9 दिखा रहे हैं। तो ये 9 में आपको क्या लगता है, अगर 9 हायर साइड पे लेके चले तो 9 में कौन कौन है? जनसुराज है, आम आदमी पार्टी है, एमआईएम है, किसको देखते हैं सबसे ज्यादा सीटें? देखिए मुझे लगता है कि जनसुराज को मैं अभी भी मानता हूं कि वो कुछ सीट जीत सकती है, एक दो सीटें, दो तीन सीट जीत सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई सीट जीत पाएगी। और एआईएमआईएम भी 0 से 1 सीट हो सकता है उसका, एक या दो सीट, लेकिन एक सीट भी इस बार जीतना ना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि कि पिछली बार से स्थिति इस बार थोड़े अलग मुझे दिखाई दे रही है। सिर्फ ओवैसी के बल पर या सिर्फ एमआईएम के झंडे के बल पर वहां पर सीट निकालना, और जिस प्रफुल्ल उस पर नजर डालनी पड़े चाहिए हमें कि जिस लेवल की वोटिंग हुई है, बताइए 75, 77, 78% तक वोटिंग चली गई। हाँ। तो यहाँ इसका मतलब कि वोटर का दिमाग एकदम क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये सब चीजें दिखाता है कि वो कुछ सोच कर वोट दे रहा है, उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आती है तो इतनी भारी वोटिंग नहीं होती। तो ये एक मुझे लगता है कि अदर्स के मामले में जो हायर साइड है ना, वहां तक तो बहुत लिबरल भी मैं हो जा रहा हूं, तो मैं पहुंच नहीं पा रहा कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए। सर एक सवाल ये भी है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बना है वो एसआईआर की वजह से भी है सर। कई लोगों को ये डर था और वो बाहर से भी आए इसलिए डालने वोट, क्योंकि एसआईआर में उनका नाम जो रह गया है वो कहीं कट ना जाए दोबारा कि आपने वोट नहीं डाला था, आप है नहीं आके। क्या आपको ऐसा मुझे लगता है लगता ऐसी है बातें कही जा रही हैं? बिल्कुल प्रफुल्ल, ये एकदम जायज बात है। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने इस बार वोट देने के लिए स्पेशली गए, क्योंकि ये डर जरूर था हम्म। कि उनका वोट कट जाएगा। और मैं हम्म। कई विशेषज्ञों से और एक्सपर्ट से भी बात कर रहा हूं जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि एक और नया ट्रेंड पता चला कि लोगों ने शहरों में अपने वोट कटवा कर अपने गांव में वोट करवाया।
मैं दिल्ली के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने वोट कटवा लिए हैं दिल्ली से, कि हम्म। अब हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, हम अपने गांव के वोटर रहेंगे। वो कोशिश कर रहे थे कि वहां पे वोट बन जाए उनका। तो ये एसआईआर का एक डर बड़ा जायज डर है। अब इसमें एक और चीज में इस पर चर्चा होनी चाहिए, कि जो डर के वोट करने गया है कि मेरा वोट कट जाएगा अगर हाँ। मैंने वोट नहीं डाला, तो वो किसे वोट देगा? वो उसके दिमाग में, जहन में ये एक खतरा जो आया कि यार फला पार्टी के कारण मेरा वोट कट रहा है, तो वो वहां हम्म। जाकर के किसको वोट देगा, ये सब भी सोचने वाली बात है। लेकिन एसआईआर के कारण एक वोट देने की, जो कहा जाता है ना कि अंदर से ये आया कि अगर वोट नहीं दिया तो कट जाएगा, और वोट अगर कट गया तो तमाम तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। लड़ाई झगड़े, आपकी जमीन, आपका घर परिवार, सब चीजें वहां पर जुड़ी हुई है। आप अपनी जड़ से अगर कट गए, आपका वोट कट गया, तो ये कहा जाता है कि जड़ से अलग हो गए, तो वो बड़ा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर ने भी इस मामले में भूमिका बढ़ाई, जो वो वोट परसेंटेज हम देख रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि एग्जिट पोल के तो आंकड़े सबने दिए, आज भी कुछ एग्जिट पोल आएंगे, आपको क्या लगता है सर क्या होगा, एनडीए के लिए कितनी सीटें आएंगी, महागठबंधन को, और अदर्स में आप किसको देखते हैं सर? देखिए प्रफुल्ल, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अभी भी ये, क्योंकि एक तो हम लोगों के पास उतने क्या कहा जाए कि जो एग्जिट पोल और पोल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज गलत साबित हो रही हैं, तो हम लोग क्या बताया जाए। लेकिन मेरा अपना जो अनुमान, क्योंकि इस बीच में बहुत लोगों से बात की, और इतनी बात मैं आपको बताऊं कि क्योंकि बिहार का चुनाव हर बार बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। प्रफुल्ल, बिहार की जो धरती है ना, वो इतनी शानदार सामाजिक न्याय की धरती है कि वहां पर बीजेपी के लिए, बीजेपी भी जानती है कि वो अपने बूते कभी सरकार अपनी वहां पर हाल फिलहाल में तो नहीं बना सकती, हम्म। आने वाले टाइम तो किसी ने देखा नहीं है। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि बिहार की जो दो सबसे बड़ी फोर्सेज हैं, वो हाँ। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए दोनों नेता हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद लालू। यादव। अरे बिहार की राजनीति में पिछले 40 सालों से इन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द चलता है चुनाव। या तो आप लालू यादव से नफरत करते हैं या लालू यादव से प्यार करते हैं, या तो आप नीतीश कुमार के साथ हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं। इन दोनों ने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है किसी तीसरे के लिए बिहार की राजनीति में। और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि बिहार की राजनीति में 14 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी तरीके का सीधा रिजल्ट नहीं आया, तो वहां पर कुछ भी खेल होते हैं, टाइम नहीं लगेगा। और सामाजिक न्याय की जो वहां पर जो लठैत है ना, ये जो हम्म। लड़ाइयां लड़ते हैं, ये बड़े अंदर से एकजुट है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी, क्योंकि ना नीतीश को आरजेडी के साथ जाने में कभी दिक्कत होगी, ना आरजेडी को हाँ। नीतीश को ले साथ लेने में। तो अगर बीजेपी मुझे लगता है थर्ड नंबर की पार्टी रहेगी, वहां पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रहनी चाहिए, दूसरे नंबर पर जेडीयू रहनी चाहिए। और जेडीयू के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 101 हाँ। सीटों में। और उसमें अगर 122 वो पे पिछली नंबर, बार लड़े। हाँ 101 में वो पिछली बार हम्म। 43 लाई थी, तो उसका हाँ। मार्जिन बहुत बढ़िया सुधरेगा। और मुझे हम्म। लगता है कि दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू रहनी चाहिए। और मुझे इसमें भी अचरज नहीं होगा अगर हम एवरेज वाइज देखेंगे तो जेडीयू नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि हाँ। जेडीयू लड़ रही है 101 पे, तेजस्वी लड़ हाँ। रहे हैं 143 पर। तो हाँ। उनका जो विनिंग रेशियो होगा, वो हो सकता है, मुझे लगता है कि आरजेडी से आगे हो। लेकिन आरजेडी नंबर 1 पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थे विक्रांत यादव वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मानना है कि एग्जिट पोल्स पर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती, पिछले जो नतीजे एग्जिट पोल्स के आए थे उस हिसाब से, लेकिन उन्होंने जो सर्वे किया है, उन्होंने जो लोगों से बात की, उन्होंने जो समझा है कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है। हालांकि सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी ये 2 दिन में पता चलेगा, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल के प्रफुल्ल, बस वैसा। थोड़ा सा, जो हाँ सत्ता बताइए की सर चाबी बताइए। तो सत्ता की चाबी तो नीतीश जी के ही पास नीतीश रहेगी। के पास ही रहेगी सच। किंग मेकर और किंग दोनों ही नीतीश हाँ, है मेरे ख्याल से सर। दोनों नीतीश कुमार है। हाँ। तो नीतीश कुमार है और उन्हीं के पास किंग बनने की ताकत है, और किंग मेकर भी वही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।